नमस्कार साथियों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे और उसमें एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 6 की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, IT एंड C। देखो, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा कई योजनाएं वर्तमान में संचालित है, कई वेब पोर्टल है जिनके माध्यम से लोगों को या आमजन को सरकारी योजनाएं और जो सरकारी कार्य है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार से संबंधित आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब मैंने आप सभी के लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं और टेलीग्राम चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर शेयर कर दिए हैं। आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री के नाम से मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया है, वहां से भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको लिखना कुछ भी नहीं है, जितनी भी योजनाएं हैं वो बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाऊंगा और क्लास में ही सारी चीजें आपको याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। उसके बाद में बचता है तो केवल रिवीजन बचेगा, जो आप नोट्स के माध्यम से दोबारा कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो IT और C विभाग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन विभाग है, इसके द्वारा वर्तमान में जो योजनाएं या जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं वो वन बाय वन अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है जन सूचना पोर्टल। देखो, सबसे पहला है जन सूचना पोर्टल। अब आपने नाम तो सुना ही होगा, जन सूचना पोर्टल। कोई भी कार्य हो तो कई बार ई मित्र वाले कहते हैं कि भाई जन सूचना पोर्टल पे इसका कार्य हो जाएगा, या इस योजना का जो कार्य है वो जन सूचना पोर्टल पे आप करवा सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है, सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल। देखो, नाम ही ऐसा ही है कि जनता को सूचना मिल जाए। तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है, अगर आपको किसी भी योजना की सूचना चाहिए, मतलब कौन सी योजना में आप पात्र है या कौन सी योजना के लिए आप अपात्र हैं, कौन सी योजना में कितने रुपए मिलने वाले हैं, इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, वो सारी चीजें अगर आपको जानकारी चाहिए तो जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया है। तो समझ में आ गया होगा सबको, सारी योजनाएं एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, इसके लिए जन सूचना पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो इसके लिए नोट्स लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने पहले ही सारे नोट्स तैयार करके आपके लिए शेयर कर दिए हैं। यह देश में इस तरह की पहली पहल है और RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब जो RTI अधिनियम 2005 है, उस अधिनियम की धारा 4(2) की जो आवश्यकता यह है कि सभी लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वर्तमान सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और उसमें क्या प्रावधान है। तो उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जन सूचना पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना थोड़ा, RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जन सूचना पोर्टल का निर्माण किया गया है, जो जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण पर जोर देती है। मतलब जनता को आप सूचना बताएंगे या कहेंगे कि जनता को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है। उसके बाद में है, पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं। कितने विभाग? 115 विभाग। और कितनी योजनाएं? तो 331 योजनाएं। तो 115 विभागों की 331 योजनाओं की जानकारी आपको जन सूचना पोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी। उसके बाद में दूसरा बिंदु है UID। जन सूचना पोर्टल के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्या है ये? तो सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों निर्माण किया गया? क्योंकि RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) ये कहती है कि सूचना का स्वतः प्रकटीकरण होना चाहिए, और उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल का निर्माण किया गया, जो वर्तमान में 115 विभागों द्वारा संचालित 331 योजनाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद में है UID, यूनिक आईडी। UID या आप जिसको कह सकते हैं आधार, यूनिक आईडी या फिर आधार। तो आप सब जानते हैं UIDAI मतलब यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से या कहे UIDAI के माध्यम से सभी व्यक्तियों के या कहे भारत के सभी नागरिकों के लिए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी समस्त राजस्थान वासियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके लिए सब लोगों के लिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए
जगह जगह पे आधार सेंटर है और जहां पे जाके आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो नॉर्मल सी चीज है आधार। UIDAI मतलब इस अथॉरिटी से, UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस अथॉरिटी से समर्थित परियोजना है जो भारत के सभी निवासियों को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक पहचान, देखो जनसांख्यिकीय, ये ध्यान रखना, जनसांख्यिकीय आधार जो है वो एक तो जनसांख्यिकीय मेट्रिक पहचान, एक तो जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी अंगूठे के निशान ले लिए जाए, आपकी आंखों की पुतलियों के निशान ले लिए जाए, मतलब बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से आपकी पहचान भी हो सके कि आप वही व्यक्ति हैं, क्योंकि केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। अगर अंगूठा भी मैच हो जाए इसका मतलब आप वही व्यक्ति हैं। तो इसके लिए मतलब पहचान को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए जनसांख्यिकी के साथ में बायोमेट्रिक पहचान को भी अनिवार्य किया गया है। इसके बाद में देखो जो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसको राज्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है। मतलब UIDAI के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कौन सा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये आधार के लिए या UIDAI के लिए राज्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि UID क्या है, आधार क्या है, सब जानते हैं। कौन सा अथॉरिटी है जो UID का निर्माण करती है या संचालन कौन करता है, तो UIDAI मतलब यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, तो ये जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य करता है। और राजस्थान में कहें या राज्य में कहें तो सूचना एवं जन प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में तीसरा बिंदु है या तीसरी योजना है राजस्थान संपर्क पोर्टल। देखो राजस्थान संपर्क पोर्टल का मतलब क्या होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, अगर आपका उससे संपर्क नहीं हो पा रहा या आप कहें कि आपको कोई कार्य करवाना है और आप बार बार SDM ऑफिस में जाते हैं लेकिन SDM साहब आपसे मिलते नहीं है, आपसे संपर्क नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी शिकायत कहां पे करेंगे। तो इसके लिए एक पोर्टल बना दिया गया राजस्थान संपर्क पोर्टल, और इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल, तो किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यों से संबंधित या आप अधिकारियों से संपर्क नहीं बना पा रहे हैं कोई कार्य करवाने के लिए, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से 181 पर कॉल करके और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही आप शिकायत दर्ज करवाएंगे तो आपका संपर्क हो जाएगा सीधा सरकारी अधिकारी से और फिर आपका कार्य त्वरित गति से हो जाएगा। तो इसमें लिखा है राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। तो शिकायत निवारण मंच के रूप में कोई भी शिकायत हो तो आप 181 पे दर्ज करवा सकते हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 181, आपको याद रखना है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवानी है तो कहां पे कॉल करना है, 181 पे। तो मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर 181 प्रारंभ किया गया है। उसके बाद में अगला बिंदु है फाइबर टू होम। फाइबर टू होम, देखो फाइबर टू होम का मतलब क्या होता है, तो जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से आप इंटरनेट को घर तक ला सकते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए छोटी सी कोई नली है और उस नली में अंदर की तरफ कोई कांच जैसा कुछ पदार्थ लगा हुआ है, आप इस साइड से कोई भी किरण इसके अंतर्गत मतलब इंसिडेंट करवाते हैं या आपतित करवाते हैं तो वो यहाँ पे ऐसे मुड़ते हुए और यहाँ तक पहुंच जाती है, तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो फाइबर के माध्यम से मतलब ऐसी ही लाइनों के माध्यम से आपके घर तक इंटरनेट सेवा लाने के लिए फाइबर टू होम शुरू किया गया। तो विभाग द्वारा BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ किए गए समझौते के अनुसार राजस्थान की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए प्रति 5 FTTH कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों आदि में स्थापित किए जाएंगे। सीधी सी बात यही है कि सरकारी नेट की सुविधा के लिए या कहीं सरकारी जो कार्यालय है उनमें इंटरनेट की सुविधा के लिए फाइबर टू होम ये सुविधा लागू की गई है। इसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों में भारत नेट जो है या कहीं इंटरनेट है उसकी सुविधा मिल पाएगी। उसके बाद में है GWMS। इसका मतलब क्या है, देखो PhD के जो जितने भी कार्य हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD के जितने भी कार्य है, ठीक है, तो उन सभी कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए, जैसे मान लीजिए PWD किसी सड़क का निर्माण करवा रही है तो सबसे पहले तकनीकी स्वीकृतियां, वित्तीय स्वीकृतियां, ये स्वीकृतियां होती है, तो ये सारी स्वीकृतियां या कहें अपन समस्त फाइलें
ऑनलाइन हो जाए, इसके लिए GWMS लॉन्च किया गया है। तो PWD विभाग में सिविल कार्यों की प्रक्रिया GWMS के माध्यम से ऑनलाइन की गई है, जिसके तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां, तकनीकी स्वीकृतियां, कार्य आदेश जारी करने की प्रक्रिया के साथ साथ कार्यों की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जा रही है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। GWMS क्या है भाई? तो जो PWD है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, तो PWD के जितने भी कार्य हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए GWMS का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला बिंदु है राजविषी। राजविषी, ये सारी चीजें केवल समझने के लायक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, इसीलिए मैंने आपके लिए लिखित में सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। आप केवल क्लास समझ लो, उसके बाद में आप लिखी हुई चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आसान आपको लगने वाली है। देखो विषी क्या होती है? विषी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे मान लीजिए जिले में जो जिला कलेक्टर हैं वो सभी उपखंड अधिकारियों की मीटिंग लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? जिला लेवल पर स्थित जो इंटरनेट सुविधा है उसके माध्यम से या राजविषी के माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब जैसे ये टेबल है तो इस टेबल के चारों तरफ अधिकारी बैठ गए जिला प्रशासन के, और यहाँ पे कैमरा लग गया, यहाँ पे कलेक्टर महोदय बैठ गए, और फिर ऐसे ही व्यवस्थाएं सभी उपखंड अधिकारियों के पास में होती है। मतलब जितने भी उपखंड कार्यालय है वहां पे भी ये सारी सुविधाएं होती है, और इन सुविधाओं के माध्यम से डायरेक्ट जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का आयोजन किया जाता है। तो इससे क्या होगा? देखो इससे एक तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बैठक रखी जाए और सारे उपखंड अधिकारी अपने अपने उपखंडों से जिले में आएंगे तो गाड़ियों का तेल भी जलेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसकी बजाय 1 घंटे की मीटिंग वो वहां पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन अटेंड कर सके, इसके लिए राजविषी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए देखो कहां कहां पे व्यवस्थाएं होती है। तो आपने एक तो देखा होगा आपकी ग्राम पंचायत में एक ऐसे मशीन होती है, बड़ी सी मशीन लगी रहती है इस प्रकार की, मित्र प्लस, उसमें लिखा रहता है। एक तो इसके माध्यम से, और अन्य जो इंटरनेट या कहें अन्य सुविधाओं के माध्यम से भी विषी का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो राजविषी तो संभाग मुख्यालयों पर 8 टेली प्रेजेंस रूम तथा 600 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो रूम स्थापित किए गए हैं। संयुक्त सचिव से ऊपर वाले सभी कार्यालय विषी से जुड़े हुए हैं। संयुक्त सचिव है, सचिवालय की बात करें तो संयुक्त सचिव है, उनसे ऊपर के जितने भी कार्यालय है वो विषी रूम से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब वहां पे वीसी का सिस्टम है, और उस वीसी के सिस्टम के माध्यम से वो अपने अधीनस्थ किसी भी कार्यालय से डायरेक्ट वीसी के माध्यम से संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसकी सुविधा के लिए 9800 से अधिक ई-मित्र प्लस मशीन जो आपकी ग्राम पंचायत में लगी रहती है उनका प्रयोग किया जा रहा है, और इसके अलावा 40,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क का उपयोग भी किया जा रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ई-मित्र प्लस मशीन और ई-मित्र कियोस्क दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में है राजनेट एवं राजस्वान। 7वां बिंदु है राजनेट एवं राजस्वान। देखो राजस्वान की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, RAJSWAN, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसके माध्यम से सरकारी कार्यालय है, जैसे ग्राम पंचायत है, SDM ऑफिस है, तहसील कार्यालय है, उनमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब राजनेट और राजस्वान के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क मतलब राजस्वान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, आपकी ग्राम पंचायत जहां पे आपके ग्राम विकास अधिकारी सरपंच बैठते हैं वहां तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। कुल मिला के यही है कि इंटरनेट की सुविधा प्रदान करवाता है कौन? राजनेट और राजस्वान। उसके बाद में है वीडियो वॉल और IP फोन। अगला बिंदु है वीडियो वॉल। देखो अभी तक मेरे हिसाब से शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके समझ में ना आया होगा। ऐसे ही आगे सारी चीजें आसान है और अभी आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, केवल एक बार इनको सुन ले, उसके बाद में नोट से रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा। अगला है वीडियो वॉल और IP फोन। वीडियो वॉल, देखो वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार होता है, और दीवार पे आपको क्या दिखा दिया जाए? वीडियो दिखा दिया जाए। इसका मतलब कोई प्रोजेक्टर लगा के और दीवार के ऊपर आपको डायरेक्ट वीडियो दिखा दिया जाए। जैसे मान लीजिए इस साइड में मुख्यमंत्री बजट का भाषण पढ़ रहे हैं या बजट भाषण दे रहे हैं, और आपके गांव में या आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में एक दीवार के ऊपर आपको सारा कुछ वो ऑनलाइन है वीडियो वो दिख रहा है, और एक
प्रोजेक्टर के माध्यम से ये सारा कुछ प्रसारित हो रहा है। तो इसी सुविधा को कहते हैं वीडियो के द्वारा वॉल पे दिखाई देना, मतलब वीडियो वॉल। जैसे सरकारी योजनाएं है, नवाचार है और कोई भी सरकारी समारोह है, उसका ऑडियो एवं वीडियो प्रसारण इनके माध्यम से संभव हुआ है। तो सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक पंचायत कार्यालय इससे जुड़े हुए हैं। मतलब आपके ब्लॉक जो पंचायत है वहां पे, पंचायत मुख्यालयों पे, और आपके जो जिला कलेक्टर कार्यालय है वहां पे भी वीडियो वॉल और आईपी फोन की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद में अगला बिंदु है ई मित्र सेवा वितरण। अब ई मित्र सेवा वितरण के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। देखो आजकल जितने भी कार्य हैं वो सारे लगभग ई मित्र से होने लग गए हैं। कोई भी सरकारी योजना है उसके लिए आपको आवेदन करना है तो आप ई मित्र पे जाके आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म भरना है तो ई मित्र पे जाके भर सकते हैं। तो अंतिम मील कनेक्टिविटी और सेवा वितरण पर, मतलब लास्ट तक, अंतिम व्यक्ति तक सेवा का वितरण हो जाए, मतलब सेवा की पहुंच हो जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान ने 2002 में सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया। ये कब किया? 2002 में। तो देखो मित्र कितने हैं, तो जैसे दो लोग हैं वही तो आपस में मित्र होते हैं। ए और बी, राम और श्याम दो आदमी है, तो दोनों आपस में मित्र हो सकते हैं। इसका मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए मित्र होने के लिए? दो तो चाहिए भाई। अकेला एक व्यक्ति किसका मित्र होगा? कोई और तो होना ही चाहिए, तो दो। इसका मतलब 2002 में। ई मित्र सेवा कब शुरू की गई? 2002 में। बस इसी से याद हो गया कि मित्र है। ई मित्र है तो कब? 2002 में इसकी शुरुआत हुई। किसके लिए की गई? तो सभी योजनाएं हैं या जो भी लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, या लाभों के वितरण के लिए ई मित्र शुरू किया गया। जो वर्तमान में देखें तो महीने में 60 से 70 लाख से अधिक नागरिकों को 600 से अधिक G2C और B2C सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये डाटा आपको याद नहीं रखना। ई मित्र के पास 80,000 से अधिक कियोस्क का नेटवर्क है। वर्तमान में देखें तो पूरे राजस्थान में 80,000 प्लस ई मित्र कियोस्क है, और 4800 के लगभग तो है ई मित्र प्लस, और 5,000 ई मित्र है लगभग, सॉरी 9800 तो है ई मित्र प्लस ग्राम पंचायतों में, और 5,000 से ज्यादा है शहरी क्षेत्रों में। ऐसे कुल मिला के 14,800 से अधिक तो है ई मित्र प्लस मशीन। वो मशीन जो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों में रहती है, जहां पे आप अपने आधार का डिजिटल प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अन्य डॉक्यूमेंट भी आप इससे प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे आधार, आपको आधार कार्ड निकालना है, डिजिटल आधार कार्ड, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है उसके जैसा, तो आप इस ई मित्र प्लस मशीन से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये कितनी है? पूरे राजस्थान में 14,800 से ज्यादा है, जिनमें से 9800 तो है ग्राम पंचायतों पे और 5,000 है शहरी क्षेत्रों में। और ई मित्र की बात करें तो 80,000 से ज्यादा ई मित्र पूरे राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद में राज ई साइन। देखो राज ई साइन क्या होता है? तो 10वां बिंदु है राज ई साइन। देखो इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन करना। जैसे एक तो होता है साइन इस प्रकार से, जैसे ये कोई कागज है और उस पर आपने साइन कर दिए, और दूसरा आप ऑनलाइन साइन कर दे, जहां पे ऐसे आता है ना सिग्नेचर वेरीफाइड। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सिग्नेचर करना, इसको बोलते हैं ई साइन। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा आपके खुद के साइन है वो ऑनलाइन रूप से कोई भी कागज आए और उस पर छप जाए, आप उसको वेरीफाई करें और उसके बाद में उस कागज पे आपके साइन छप जाए, तो उसको कहते हैं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक साइन। मतलब इसके माध्यम से आप समय की बचत कर पाएंगे, कागज की बचत कर पाएंगे, और डायरेक्ट ऑनलाइन साइन आप कर सकते हैं। तो ई साइन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, आधार ई केवाईसी सेवा। देखो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानिए। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दें तो ई केवाईसी। आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो एक तो होता है केवाईसी ऑफलाइन, और अगर इसी को ऑनलाइन कर दिया जाए तो आप अपने डायरेक्ट ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं, और वहां पे जो अथॉरिटी है जो इनको चेक करेगी वो ऑनलाइन माध्यम से साइन कर देगी, मतलब वेरीफाई कर देगी, तो उसी को बोलते हैं ई केवाईसी। तो ई साइन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, आधार ई केवाईसी सेवाओं का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्ता को प्रमाणित करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए एक अभिनव पहल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ई साइन का मतलब ऑनलाइन साइन करना। उसके बाद में है ई संचार एवं आई इफेक्ट। 11वां है ई संचार और 12वां है आई इफेक्ट। पहले देखो ई संचार क्या है। तो ई संचार एप्लीकेशन नागरिकों एवं विभाग के अधिकारियों को एसएमएस या वॉइस मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भिजवाई जाने के लिए
विभिन्न ई गवर्नेंस एप्लीकेशनों को अनेक सेवाएं प्रदान करता है। मतलब ई संचार का मतलब हो गया आजकल सीधा आपके पास में मैसेज आ जाएगा। जैसे आरपीएससी में आपने फॉर्म भरा था और मान लीजिए एडमिशन लेटर अपलोड कर दिए गए तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा, या फिर कई बार मैसेज की बजाय आपके पास में व्हाट्सएप भी आ सकता है या वॉइस मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज के तरीके हैं। तो आपके पास में अगर डायरेक्ट मैसेज आ जाए तो वो प्रणाली होगी ई संचार प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है या 12वां है आई फैक्ट। तो आई फैक्ट या रियलिटी चेक मॉड्यूल के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से, मतलब इसमें क्या होता है, कॉल्स के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवाओं या आवेदन के सर्वेक्षण हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखो आई फैक्ट क्या होता है, इसमें क्या है, कॉल आएगी आपके पास में और कॉल करके आपसे जानकारी ले ली जाएगी, या फिर आप किसी सरकारी विभाग में या किसी संस्था में कॉल करते हैं, जैसे कस्टमर केयर है, तो वहां पे डायरेक्ट रिकॉर्डेड कॉल के माध्यम से आप किससे संपर्क करना चाहते हैं, जैसे अधिकारी से संपर्क करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, इंग्लिश में जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं, हिंदी में जानकारी चाहिए तो 3 दबाएं, ऐसे, और कस्टमर केयर से बात करनी है तो 1 दबाएं, है ना, ऐसे। इस प्रकार से कॉल के माध्यम से जानकारी लेने के लिए आई फैक्ट सुविधा शुरू की गई है। ठीक है, उससे अगला है सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण। देखो आजकल ऑनलाइन जमाना हो गया है, तो जो सरकारी कार्यालय है उनमें जो कार्मिक है उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। भाई ऑनलाइन कार्य करने में जो पुराने कर्मचारी है वो दक्ष नहीं है, क्योंकि वर्तमान वालों के लिए तो आरकेसीएल वगैरह ये अनिवार्य कर दिया गया है कि पहले आपको फॉर्म भरने से पहले आरकेसीएल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपके सिलेबस में कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस आपके वहां पे अपलोड कर दिया जाता है ना। तो इसलिए आपको पहले कंप्यूटर पढ़ना होता है, तभी आप एग्जाम पास कर पाते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज आपको पहले से होता है। लेकिन जो पुराने कर्मचारी है उनको कंप्यूटर का नॉलेज इतना होता नहीं है, इस कारण से उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए। तो पहला तो उनको कहा कि आप इग्नू से, जो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन महाविद्यालय है, वहां से आप बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, या आरकेसीएल कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप इनसे, मतलब बीसीए एमसीए या आप और कोई कंप्यूटर आधारित कोर्स करना चाहें तो आप वहां से कर सकते हैं। आपको छुट्टियां भी मिल जाएगी और साथ में आपकी जो फीस लगेगी उसका भी पुनर्भरण आपको कर दिया जाएगा। मतलब एक बार फीस जमा करेंगे, बाद उसके बाद में आप वापस आके सर्विस में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फीस है वो रिफंड हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण, इसमें आप बीसीए एमसीए या आरकेसीएल का कोर्स कर सकते हैं। और दूसरा है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब आरकेसीएल। ये जो आरकेसीएल है वो आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र देता है। तो आप आरकेसीएल या आरएससीआईटी इसका सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो आपको फीस का पुनर्भरण सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसके लिए सरकार की एक योजना है सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण। उसके बाद में अगला बिंदु है भामाशाह है स्टेट डाटा सेंटर। तो भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर ये कहां पे बने हुए हैं, तो एक तो जयपुर में बना हुआ है और एक जोधपुर में। तो जयपुर और जोधपुर में बने हुए हैं। तो जयपुर और जोधपुर में स्थापित आरएसडीसी के 4 डाटा सेंटर में कुल 800 रैक की क्षमता एवं जोधपुर में एक डीआर सेंटर है और 99.9% अप टाइम सुनिश्चित करते हैं। यह राजस्थान सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों जैसे पीएसयू एवं स्टार्टअप्स को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर कहां पे है, तो जयपुर में और जोधपुर में है। उसके बाद में अगला बिंदु है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स देखो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो जो टैक्स पेयर है, मतलब जो भी इनकम टैक्स वगैरह देते हैं या अन्य प्रकार के टैक्स देते हैं, उनकी पहचान करना, ताकि जो कर राजस्व है उसको बढ़ाया जा सके। तो टैक्स से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी मदद इससे हो जाएगी। तो करदाताओं की पहचान करके एवं कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट राजस्व विभागों जैसे वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान एवं भू विज्ञान विभाग आदि में लागू किया गया है। उसके बाद में है आई स्टार्ट राजस्थान। अगला बिंदु है आई स्टार्ट राजस्थान। देखो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। तो किस किस के लिए है आई स्टार्ट राजस्थान, एक तो रोजगार को बढ़ावा देने,
नवाचारों को बढ़ावा देने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए। और जो निवेश है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए आई स्टार्ट राजस्थान की शुरुआत की गई है। अब आई स्टार्ट द्वारा चैलेंज फॉर चेंज रूरल इनोवेशन चैलेंज, ये ध्यान रखना है, चैलेंज फॉर चेंज मतलब बदलाव के लिए चैलेंज ले लिया आपने। रूरल इनोवेशन चैलेंज, तो चैलेंज फॉर चेंज रूरल इनोवेशन चैलेंज की अवधारणा दी गई है, जिसके तहत इनोवेटर्स और स्टार्टअप को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें ग्रामीण भारत के समावेशी और सतत विकास पर अपने नवीन विचारों द्वारा समस्याओं के निवारण हेतु अपने प्रोटोटाइप को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो नॉर्मल सी चीज है कि भाई कोई भी अपना नवाचार बताना चाहे तो इसके माध्यम से, आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से वो अपना नवाचार बता सकता है, ताकि उससे लोगों का या कहें समावेशी विकास हो सके। तो इसके लिए अवधारणा कौन सी दी गई है? चैलेंज फॉर चेंज रूरल इनोवेशन चैलेंज, ये अवधारणा दी गई है। अब इसमें एक तो है स्टार्टअप इंक्यूबेशन, एक सेंटर है इंक्यूबेशन सेंटर जो जयपुर में स्थित है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, स्टार्टअप इंक्यूबेशन। तो ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन जयपुर में स्थित है, एक टेक्नो हब है, मतलब टेक्निकल वहां पे आपको सुविधाएं मिलेगी। तो टेक्नो हब है जो देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जिसमें 700 से अधिक स्टार्टअप की बैठने की क्षमता और 1.5 लाख वर्ग फुट की इंक्यूबेशन स्थान है। उसके बाद में है आई स्टार्ट नेस्ट, जो अजमेर में तो विकसित किया जा चुका है और उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर, चूरू, जोधपुर और पाली में प्रक्रियाधीन है। नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें लिखा हुआ था, थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। बाय द वे मान लीजिए छोटा मोटा सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया है, बाकी आप नोट से भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं। इससे अगला है भी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको हम जानते हैं आरकेट के नाम से। आरकेट, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी सेंटर, ठीक है, या केंद्र, तो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र या आरकेट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया जाएगा? तो राजीव गांधी नाम है, इसका मतलब इनके जन्मदिन दिवस पे, तो 20 अगस्त को। और कब किया गया? तो 2022 को। तो 20 अगस्त 2022 को शुरुआत की गई आरकेट की। तो राज्य के जो स्नातक है, मतलब स्नातकोत्तर है या स्नातक है, उनके लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने की दृष्टि से आरकेट वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में काम कर रहा है। आरकेट कहां कहां पे है? एक तो जयपुर में है और दूसरा जोधपुर में है। जैसे भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर जयपुर और जोधपुर में थे, वैसे ही आरकेट के सेंटर कहां पे? जयपुर और जोधपुर में है। आरकेट द्वारा उन्नत और उभरती आईटी प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से लक्षित प्रौद्योगिकियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि के लिए तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनियां जैसे ओरेकल, वीएमवेयर, एसएएस, रेड हैट इत्यादि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और वर्ष 2022-23 में आरकेट द्वारा 320 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि आरकेट के सेंटर कहां पे है? जयपुर में और जोधपुर में है। ये क्या काम करता है? तो ये जो ग्रेजुएट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट्स है, उनको टेक्निकल हेल्प प्रदान करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है। उसके माध्यम से टेक्निकल जो कंपनियां है उसमें प्लेसमेंट भी दिलवाता है। और पिछले साल 320 लोगों को आरकेट के माध्यम से प्लेसमेंट दिलाया गया था। यही है। और इतना आप ध्यान रख लेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहां पे इसके सेंटर है, तो इसके अलावा पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद में अगला है फिनटेक यूनिवर्सिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार पूछा भी जा चुका है। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, अब ये कहां पे स्थित है? तो ये स्थित है भाई जोधपुर में। फिनटेक यूनिवर्सिटी, यही पूछा गया था कि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो जोधपुर में है। अब राजस्थान सरकार जोधपुर में एक विशिष्ट फिनटेक उच्च शिक्षा संस्थान विकसित कर रही है, जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्पना
पूरी करेगी। वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग और फिनटेक उत्पाद विकसित करना इसका लक्ष्य है। फिनटेक डिजिटल संस्थान के लिए ग्राम कारवाड़ में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है और इसके अध्ययन के लिए 4 स्कूल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, तीसरा स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स, चौथा स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप। कुल मिला के आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। इसके अंतर्गत कितने स्कूलों का संचालन किया जाएगा, 4 स्कूलों का संचालन किया जाएगा। इसका निर्माण क्यों किया गया, ताकि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित कर सकें और उसका फायदा बैंकिंग क्षेत्रों में, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में लिया जा सके। इसके लिए जो 4 स्कूल है उनके नाम आपको जरूर थोड़े ध्यान रखना है। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि फिनटेक यूनिवर्सिटी या फिनटेक संस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विद्यालय शामिल नहीं है। चारों विद्यालयों के आपके नाम ध्यान होंगे तो आप उसके हिसाब से इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अगला है राजकाज। अगला बिंदु है भाई राजकाज। देखो, एक होती है एसएसओ आईडी पर आप लॉगिन करेंगे तो उसमें खुलेगा राजकाज। जैसा इसका नाम है वैसे ही ये काम करता है। राजकाज मतलब ये राजकीय कार्यों को, काज को मतलब कार्यों को ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करता है। अब जितने भी कार्य आप सुनते हैं, जैसे कोई भी फाइल है, उस फाइल को आगे प्रेषित करना है, या कहें कोई भी लेटर है उस पर साइन करवाने हैं, आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया ऑफिसों में, तो राजकाज के माध्यम से आप ऑनलाइन काम करवा सकते हैं। ऐसे ही कोई भी कर्मचारी अगर वो छुट्टी लेना चाहे तो उसको भी राजकाज के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। समस्त प्रकार की छुट्टियां और अन्य जो भी सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्य है, एक सरकारी कार्य जो कार्य करता है या पूरे दिन में जो भी कार्य करता है, वो सब राजकाज के माध्यम से किए जा रहे हैं। उसके बाद में है राज किसान साथी। यह जन आधार पर आधारित पोर्टल खेती में आसानी प्रदान करता है और यह कृषि उद्यानिकी आदि के लिए एकल खिड़की केंद्रीयकृत पोर्टल है। तो राज किसान साथी जो पोर्टल है वो जन आधार पर आधारित है, जो खेती में सुविधा के लिए बनाया गया है और ये एकल खिड़की केंद्रीकृत पोर्टल है। उसके बाद में अगला है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय। देखो, अभय नाम से स्पष्ट है। अभय जो है इसका मतलब भय को दूर करना, अर्थात कोई भी अपराध वगैरह हो जाए तो तुरंत अपराधी को पकड़ने में ये मदद करता है। तो कैसे, मतलब लोग निर्भय होकर घूम सके, इसके लिए या तो होना चाहिए सीसीटीवी या फिर अन्य जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उनके माध्यम से लोग कोई भी अपराध हो गया उसकी जानकारी कर सके, या जो भी अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़ सके। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं। तो एकीकृत समाधान हेतु एक तो जीपीएस सिस्टम और दूसरा सीसीटीवी कैमरा आधारित सुरक्षा 7 संभागीय मुख्यालयों और जो बाकी के 26 जिला मुख्यालय हैं वहां पे अभय सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब ये क्या क्या करेंगे, तो आपातकाल के समय नागरिकों को सहायता प्रदान करेंगे और घटनास्थल पर एम्बुलेंस, पुलिस वैन और फायर ब्रिगेड की सुविधा के लिए बनाया गया है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के लिए, अपराध की जांच पड़ताल में मदद के लिए, न्यूनतम टर्न राउंड समय के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और उनसे निपटने में मदद के लिए, अलर्ट और वीडियो एनालिटिक्स प्रदान करने के लिए, शहर में जीवन और संपत्ति की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभय सेंटर का निर्माण किया गया है। तो देखो, ये मुख्य मुख्य योजनाएं थी, मैंने आपको पढ़ के सुना दी, बहुत ज्यादा आसान है, एक एक बार आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से इनमें जो मुख्य मुख्य थी वो मैंने थोड़ी आपको डिटेल से पढ़ा दी और बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बाकी आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में अगला है राजस्थान जन आधार, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली ये जो राजस्थान जन आधार योजना है, ये राजस्थान सरकार को, जो वर्तमान सरकार उसको 1 साल पूरा होने पे लागू किया गया था और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 18 दिसंबर 2019 को सरकार का जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो जन आधार योजना लागू कर दी गई। तो पहले जो भामाशाह कार्ड था उसी को जन आधार बना दिया गया और बाद में वर्तमान में 2022 में इसी जन आधार को राशन कार्ड भी बना दिया। अब आपको राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, जो जन आधार कार्ड है वही आपके लिए राशन कार्ड होगा। तो विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी और 18 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो जो जन आधार योजना है
इसका शुभारंभ कब किया गया? 18 दिसंबर 2019 को। और घोषणा कब की गई थी? 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि एक कार्ड हो, एक ही नंबर हो और एक ही पहचान हो। इस विचारधारा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए घोषणा की गई थी। उसके बाद में देखो, इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अथॉरिटी या राजस्थान जन आधार अथॉरिटी, इसका भी निर्माण कर दिया गया इसी दिन 18 दिसंबर 2019 को ही ये योजना लागू की गई और इसके लिए एक प्राधिकरण या अथॉरिटी का निर्माण कर दिया गया, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। उसके बाद में 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 लागू किए गए। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 ये लागू किए गए। देखो, सबसे पहले 18 दिसंबर 2019 को योजना लागू की गई और इसी दिन जन आधार प्राधिकरण का निर्माण कर दिया गया। और इसके बाद में प्राधिकरण के जो खुद के नियम है वो कब लागू किए गए? तो अगले साल 4 अगस्त 2021 को, 2 साल बाद में 19, उसके बाद में 20 और 21 को। तो 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 को लागू कर दिया गया। उसके बाद में 5 अप्रैल 2022 को, 5 अप्रैल 2022 को जन आधार को राशन कार्ड घोषित कर दिया गया। अब ये जो जन आधार कार्ड होता है, इसमें यहाँ पे एक परिवार पहचान संख्या होती है, वो तो होती है 10 अंकों की, और जो सदस्य होते हैं और 11 अंकों का व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है। मतलब जितने भी सदस्य हैं उनकी जो पहचान नंबर है वो 11 अंकों की। तो परिवार की तो 10 अंकों की और व्यक्तियों की 11 अंकों की पहचान संख्या दी गई है। उसके बाद में जन आधार के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण। देखो, इसका एक लक्ष्य और है, महिला सशक्तिकरण। भाई, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए महिलाओं को ही इसमें मुखिया बनाया जाता है और महिला का ही बैंक खाता खोल के और उसी के खाते में जो भी राशि आती है या सरकारी योजना के माध्यम से जो भी लाभ दिया जाता है उस मुखिया को या कहीं महिला के खाते में आएगा तो उसी को मिलेगा। अब वही इस पैसे का विड्रॉल करेगी और वही इस पैसे को खर्च करेगी। इसका मतलब महिलाओं की वित्तीय लेन देन या वित्तीय जो निर्णय लेने हैं उसमें भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी जन आधार में महिला को मुखिया बनाया गया है। तो महिला मुखिया का बैंक खाता जोड़ना अनिवार्य होने से सभी महिलाएं बैंकिंग मुख्य धारा में आ पाएगी और साथ ही किसी भी सदस्य को किसी सरकारी योजना या सेवा का लाभ प्राप्त हो रहा है तो उन सभी का बैंक खाता जन आधार में होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि इसमें परिवार में 5 सदस्य हैं और एक सरकारी कर्मचारी है, तो उसका बैंक खाता भी इससे लिंक होना चाहिए ताकि पता लग पाए कि मतलब इस परिवार में कितनी आमदनी हो रही है और इसको कौन कौन सी सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है। उसके बाद में सभी नगद जो परिलाभ है वो महिला मुखिया के बैंक खाते में आते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ता है और वित्त संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है। उसके बाद में है राज्य का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म। ये जो जन आधार योजना है इसके माध्यम से जो भी लाभ आएगा, जो भी सरकारी योजना है, उन सब के लिए ये एकल प्लेटफॉर्म का कार्य कर रहा है। भाई, जितनी भी योजनाएं हैं सबके पैसे आएंगे किसमें? जन आधार में आएंगे और इसमें जो बैंक खाता जुड़ा रहेगा उसमें आएंगे। तो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की समस्त योजनाओं का लाभ और सेवाएं केवल जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नगद और गैर नगद सुविधाओं या सेवाओं के वितरण के लिए एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है। उसके बाद में अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1983 में की गई थी। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है और राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र SRSAC मतलब राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जोधपुर में है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या कहें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जयपुर में है। और राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में पेटेंट सूचना केंद्र बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं क्षेत्र में पेटेंट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परियोजना के रूप में 1998 में स्थापना। देखो, पेटेंट सूचना केंद्र ये क्या होता है? पेटेंट सूचना केंद्र है, ये 1998 में बनाया गया। मान लीजिए किसी को भी बौद्धिक जो संपदा है उसका पेटेंट करवाना है, मतलब किसी ने भी कुछ नया इनोवेट किया है और उसका पेटेंट करवाना है, तो उसकी सहायता के लिए 1998 में पेटेंट सूचना केंद्र का निर्माण किया गया। उसके बाद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद में है राजस्थान फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान फाउंडेशन राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने तथा अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई। देखो, इसमें क्या है कि राजस्थान के जो ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं, जैसे अन्य राज्यों में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो उनका जुड़ाव राजस्थान से भी रहे, इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा त्रैमासिक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है माटी रो संदेश। ये जो पत्रिका है इसका नाम क्या है? माटी रो संदेश, जो अक्टूबर 2022 में भी प्रकाशित की गई थी। और उसके बाद में हर 3 महीने बाद में, तो उसके बाद में जनवरी 2023 में प्रकाशित की गई होगी, फिर अप्रैल 2023 में, ऐसे हर 3-3 महीने पर त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन भी किया जाता है। फिर 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दौरान NRR नॉन रेजिडेंट राजस्थान मतलब अप्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अब 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने इसी दौरान राज्य की पहली NRR नीति नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान अप्रवासी राजस्थानियों के लिए 7 अक्टूबर को NRR नीति लागू की गई भी। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। एक तो राजस्थान फाउंडेशन क्या है और जो अप्रवासी राजस्थानी है उनके लिए नीति कब लागू की गई? तो NRR नीति 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। उसके बाद में है आयोजना या जनशक्ति विभाग, तो चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। जो जिला गजेटियर्स है उनका प्रकाशन करने के लिए आयोजना विभाग होता है। और इसका एक मूल्यांकन संगठन भी होता है, जो मूल्यांकन योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो मूल्यांकन योजना है वो मूल्यांकन योजना का एक अभिन्न अंग कौन है? मूल्यांकन संगठन, जिसके माध्यम से राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता एवं विफलता का आकलन कर आवश्यक सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है। देखो भाई, आज वाली क्लास थी ना वो बिल्कुल थ्योरी है और थ्योरी में समझने वाला ऐसा कुछ खास था नहीं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है आपको ये क्लास इतनी पसंद ना आई होगी, लेकिन फिर भी आपको धैर्य बना के रखना है। मैंने आपके लिए नोट्स बना के दिए हैं, केवल आप ये नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, बाकी इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। तो इससे आगे वाली क्लास में हम वही रोचक तरीके से, बढ़िया शानदार तरीके से अगली क्लास के माध्यम से नया चैप्टर पढ़ेंगे, शहरीकरण, और उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो धैर्य रखें और ये नोट्स वगैरह पढ़ा कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए, तभी आपको सही मायने में फायदा हो पाएगा। धन्यवाद।